क्लियर है? ठीक है जी। चलिए, आज का चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम। व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम? पहले मैं आपको यह समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सपोज मेरी टोटल इनकम 10 लाख रुपीज है। बताइए, 10 लाख पे अगर मुझे टैक्स देना होता तो कितना टैक्स बनता? फटाफट बताओ। 1,12,500। मैंने क्या दिमाग चलाया, इस इनकम को शिफ्ट करने की कोशिश की। अपने हैंड में 2.5 लाख, वाइफ के हैंड में 2.5 लाख, सन 1 के हैंड में 2.5 लाख, सन 2 के हैंड में 2.5 लाख। अब इस तरीके से मैंने किया, ये सोचकर कि अगर इनकम को मैं 4 जगह बांट देता हूं इस तरीके से, तो 2.5 लाख तक टैक्स क्या होता है? नील। नील। तो कुल मिला के टैक्स हो गया नील। मैंने इस तरीके से अपनी इनकम शिफ्ट की, ये सोचकर कि टैक्स को क्या कर दूं, मैं 0 कर दूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात पता चलती है, तो वो कहता है भैया ऐसा है, ये ड्रामा नहीं चलेगा, एंड दिस बदतमीजी विल नॉट बी बर्दाश्तेबल। ओके, तो क्या करेंगे? बोले ये जो इनकम आपने शिफ्ट की है ना, ये पुनः आप में ही जोड़ देंगे। ये सब आप में जोड़ दिया जाएगा और दोबारा जोड़कर आपकी इनकम कितनी हो गई? 10 लाख। और 10 लाख पे अब टैक्स कितना है? 1,12,500। तो जो इनकम जोड़ी गई है आपके अंदर, उसे हम कहते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। तो बताइए, क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है? ये समझ आया कि किस तरीके से जहां हमें लगेगा कि इनकम शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा कि आपने शिफ्ट करने की कोशिश की है, तो वो शिफ्ट कर देंगे। बोलिए, क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताएं। क्लबिंग प्रोविजंस आर मैंडेटरी। आपकी चॉइस नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चॉइस नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरी इनकम है 10 लाख पॉजिटिव, और कोई इनकम मुझ में क्लब हो रही है वो नेगेटिव है 7 लाख। तो अब देखिए, अगर इन दोनों को हम लेके चलें तो 3 लाख रुपए ही पॉजिटिव रह गई। तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकता कि जी लॉस को क्लब मत करो, केवल इस पे टैक्स दो। नहीं जी, क्लबिंग प्रोविजंस आर मैंडेटरी। अगर इनकम क्लब हो रही है तो भैया लॉस भी क्लब होगा। और एक और बात याद रखना, क्लबिंग अगर नहीं होती तो ये इनकम हमारे एंड में, जिसके एंड में मतलब टैक्स लगनी थी, वो किस हेड में लगेगी? तो बस क्लबिंग के बाद भी उसी हेड में टैक्स लगेगी। ये बात हमें याद है। क्लियर? अब इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो मैं ले रहा हूं। एक सेक्शन है 60, 61, 62 एंड 63। ये सेक्शन थोड़ा समझाने के लिए मैंने चारों सेक्शन एक साथ लिखे हैं। अब मैं आपको बुक में लेके चल रहा हूं, देखिए बुक में क्या है। सेक्शन 60 कह रहा है ट्रांसफर ऑफ इनकम वेयर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ असेट्स। देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको रेवोकेबल ट्रांसफर, इररेवोकेबल ट्रांसफर के बारे में बता देता हूं कि ये होते क्या है। सेक्शन 61 बात कर रहा है रेवोकेबल ट्रांसफर की, ट्रांसफर ऑफ असेट। ये बात कर रहा है इररेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। और देखिए साहब, फिर से बुक की तरफ लेके चल रहा हूं मैं आपको। सेक्शन 63 कह रहा है कि रेवोकेबल ट्रांसफर होता क्या है। रेवोकेबल ट्रांसफर होता क्या है? तो 63 कह रहा है रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है। ऑफ असेट।
मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुने, या चलिए रेवोकेबल ट्रांसफर ही लिख देता हूं यहां पे मैं, केवल रेवोकेबल ट्रांसफर। रेवोकेबल ट्रांसफर होता है कि जिसको हमने असेट ट्रांसफर किया है उस व्यक्ति के लाइफ टाइम में अगर हमें असेट वापस लेने का अधिकार है, या हम कोई कंडीशन के साथ असेट ट्रांसफर करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड रेवोकेबल ट्रांसफर। सर एक एग्जांपल समझाइए, सुनिए ध्यान से। मैं मिस्टर रामलाल को यह असेट ट्रांसफर कर रहा हूं, शर्त यह है कि जो भी रेंट आएगा आधा वो रखेंगे आधा मुझे देंगे। कंडीशन लग गई, रेवोकेबल हो गया। अगर यही असेट में अनकंडीशनल और लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफर करता, मैं मिस्टर रामलाल को एसेट उनकी लाइफ टाइम के लिए ट्रांसफर करता हूं, इररेवोकेबल हो गया। रेवोकेबल, इररेवोकेबल। मैं मिस्टर रामलाल को एसेट ट्रांसफर करता हूं कि वो रामलाली से शादी नहीं करेंगे, कंडीशनल, रेवोकेबल। तो देखो साहब, रेवोकेबल और इररेवोकेबल क्या है, बस ये ध्यान रखना है, इसमें लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, जिसको असेट ट्रांसफर करते हैं वो ट्रांसफरी कहलाता है। लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी, असेट वापस लेने का अधिकार है, तो वो कहलाता है आपका रेवोकेबल। और अगर लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसफरी असेट वापस लेने का अधिकार नहीं है तो ये रेवोकेबल। चलिए साहब, ये तो रेवोकेबल और इररेवोकेबल मैंने बताया। अगर रेवोकेबल ट्रांसफर होगा तो क्लबिंग जरूर होगी, क्लबिंग होगी। इररेवोकेबल ट्रांसफर है तो क्लबिंग नहीं होगी। फिर जिसको असेट ट्रांसफर की गई है वही टैक्स देगा। सेक्शन 60 क्या कह रहा है? ट्रांसफर ऑफ इनकम ओनली विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट, transferring the asset whether revocable or not, revocable और, प्लीज लिखते रहिएगा, प्रोविजंस छोटे से ही हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो भैया यहां अब हमें क्या देखना है, ध्यान से सुनना, केवल इनकम ट्रांसफर हुई है, ओनली इनकम ओनली। तो भैया चाहे रेवोकेबल हो चाहे इररेवोकेबल, अगर असेट ट्रांसफर बिना किए केवल इनकम, मैंने मान लो एक प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के किराएदार को बोला कि भैया रेंट तू मेरे दोस्त को देता रही हो भाई, और ये इसकी पूरी जिंदगी देता रही हो, पर प्रॉपर्टी मैंने अपने दोस्त के नाम ट्रांसफर नहीं की। तो ध्यान से सुनना, सिर्फ इनकम ट्रांसफर की है, सिर्फ इनकम ट्रांसफर की है, असेट ट्रांसफर नहीं की है, तो ऐसी स्थिति में चाहे वो रेवोकेबल हो चाहे रेवोकेबल, केवल इनकम ट्रांसफर की है तो ये क्लबिंग होगी। यानी जिसने ट्रांसफर की उसके में क्लब किया जाएगा, वो टैक्स देगा। क्लियर? रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट, क्लबिंग होगी। सिर्फ इनकम ट्रांसफर की गई है, वेदर रेवोकेबल और नॉट, क्लबिंग होगी। इररेवोकेबल है, क्लबिंग नहीं होगी। और रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, मैंने आपको बोला था, लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरिंग, अगर हम कोई असेट ट्रांसफर करते हैं तो वो असेट इररेवोकेबल कहलाती है, और इसके अलावा जितने भी हैं वो सब क्या कहलाएंगे, रेवोकेबल। और मान लीजिए मैंने रामलाल को असेट ट्रांसफर की उनकी लाइफ टाइम के लिए, रामलाल की 10 साल बाद डेथ हो गई, तो ये असेट ऑटोमेटिकली मुझ में ही वेस्टेड मानी जाएगी, समाहित मानी जाएगी, भले ही मैं ये उसके बच्चों से वापस लेने में सफल नहीं हो पाया। उनके बच्चे गुंडे थे, उन्होंने प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी, बदतमीजी की उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भैया इनकम टैक्स वाले कहते हैं भैया देखो सीधी सी बात है, अब वो इरेवोकेबल नहीं मानी जाएगी, अब आप नहीं ले पा रहे हो असेट, ये आपकी कहीं ना कहीं इनकैपेबिलिटी है। ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा, आप ऐसी स्थिति में आप ही को मतलब जो भी इनकम उस प्रॉपर्टी से होगी, वो जब तक रामलाल थे उन्होंने टैक्स दिया, इरेवोकेबल माना गया। जैसे उनकी डेथ हुई तो बस ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली आप में मानी जाएगी, आपकी ही मानी जाएगी। और अगर आप वो नहीं ले पा रहे हैं, आपकी गलती है। प्रॉपर्टी का रेंट भले ही उन्हें मिल रहा है, पर टैक्स आप में, इनकम आप में जोड़ी जाएगी और आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। चलिए साहब, फिर क्या बात आई, यहां पर 2 एक्सेप्शन होंगे। एक्सेप्शन नंबर 1, स्पाउस,
जिसके लिए सेक्शन लगेगा 64(1) और नंबर 2 माइनर चाइल्ड जिसके लिए सेक्शन लगेगा 64(1). ये इस तरीके से हमारा चलेगा। तो आप बताइए, कॉपी कर लिया आपने? फटाफट बताओ, और क्लियर है कि नहीं ये भी बताओ फटाफट से। Is it clear to all of you? Please tell me. Clear and copy. Very good, very good, very good. चलिए, तो मैं ये हटा लूं फिर, और जो नहीं लिख पाए हैं, इस पाउच के नीचे मैंने लिखा है माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड सेक्शन 60 शुभांशु कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ इनकम ट्रांसफर की है। अब चाहे मैं इनकम रेवोकेबल करूं चाहे इनरेवोकेबल, विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट अगर मैं ये काम करूंगा, क्लबिंग होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। बोलिए समझ आया कि नहीं आया? हाँ बिल्कुल, लो जी, ऊपर का स्क्रीनशॉट लो, ये लो, ये लो। चलिए, अब मैं आगे बढ़ जाऊं। नूर आपने ले लिया होगा जहां तक मैं समझता हूं। चलिए, अब देखिए, जो महत्वपूर्ण सेक्शन है आपके, वो स्पाउस और उसके चलेंगे माइनर के। तो मैं सेक्शन 64(1) ले रहा हूं स्पाउस की इनकम के लिए, कि वो क्लब होगी, कैसे होगा। अब देखिए, मैं बुक पे फिर आपको लेके चल रहा हूं। 64(1) इफ income of an individual in computing the total income of an individual, there shall be clubbed all such income as arises directly or indirectly to the spouse of such individual by way of salary, commission, fees or remuneration, whether in cash or in kind, from a concern in which such individual has a substantial interest. Suppose मेरी पत्नी, मेरी वाइफ किसी ऐसी फर्म में अपनी सर्विसेज दे रही है, सर्विस करती है, जॉब करती है, जिसमें मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, और ध्यान से सुनेंगे तो सब क्लियर होगा एक बार में। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। इसे एग्जांपल लेता हूं सीधा मैं। देखिए साहब, मैं एक फर्म में पार्टनर हूं जिसमें ए, बी, सी और एस, मतलब मैं संजीव वार्ष्णेय, ठीक है, सब इक्वल पार्टनर हैं। इसका मतलब 25% ईच हो गया। और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? 20%। तो इसका मतलब मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया एकदम क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या, मैं अपने इन 3 पार्टनर से कहता हूं, भाई एबीसी, यार मेरी इनकम ना ऑलरेडी 10 लाख से ऊपर निकल गई है, और अब मुझे इस फर्म से सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, चारों में से किसी भी नाम से पुकारा जाए, मतलब एक है जिस पर श्री कृष्ण भगवान का नाम, कृष्ण, माखन चोर, गिरली बोल गया यार, मुरलीधर, है ना, गोपाल, कान्हा, इतने सारे नाम है, मतलब तो एक ही है। उसी प्रकार से सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन, मतलब एक। मैंने चारों दोस्तों से कहा, तीनों से, कि भाइयों अगर मुझे सैलरी दी गई और मैंने रिसीव की है, तो यार मेरी इनकम ऑलरेडी 10 लाख से ऊपर है, और मान लो सैलरी 2.5 लाख रुपया है, तो 2.5 लाख रुपया अगर तुम मुझे दोगे तो मेरी इनकम में 10 लाख से ऊपर जुड़ेगी, तो 2.5 लाख पर सीधा 30% 75,000 टैक्स जाएगा। तो भाई एक काम करो, ये ना मुझे मत दो, बल्कि ये मेरी वाइफ को दिखा दो। उन्होंने कहा भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो 2.5 लाख रुपए देने हैं, ले ले तू 2.5 लाख। तो सैलरी टू मिसेज एस 2.5 लाख इन्होंने दिखाया, और इसके बाद ये फर्म का नेट प्रॉफिट, अकॉर्डिंगली टैक्स वगैरह लगेगा जो भी है। अब हुआ क्या, फर्म की तो ये एक्सपेंडिचर है, डिडक्शन हो गई, तो इनकम किसकी होनी चाहिए? वाइफ की। और वाइफ की मान लो 2.5 लाख इनकम है, पहले से कोई इनकम नहीं है, तो टैक्स क्या हो जाएगा? नील। अगर वाइफ की इनकम पहले से कुछ नहीं है, 2.5 लाख इनकम अगर वाइफ को मिलेगी, तो टैक्स 0 हो गया। अब इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि भाई मिस्टर संजीव, आपकी वाइफ को इस फर्म से सैलरी मिली है जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। इसका मतलब बड़ी सीधी सी बात है कि आप अपनी सैलरी वाइफ को कहीं ट्रांसफर तो नहीं कर रहे। हमने कहा जी नहीं कर रहे। तो फिर ये वाइफ को जो सैलरी दी जा रही है फर्म से, ये क्यों दी जा रही है?
तो हमने कहा जी मेरी वाइफ यहाँ काम करती है, फर्म के अकाउंट्स वगैरह सब देखती है, इसलिए उनको मिल रहा है। अब इनकम टैक्स वाले को ये चेक करना है कि भाई वाइफ को वो काम आता है कि नहीं आता जिसके बदले सैलरी फर्म दे रही है। अगर मेरी वाइफ को काम आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे में क्लब हो जाएगी। अब मेरी इंटेंशन तो ये थी कि मैं शिफ्ट करूं। शिफ्ट करूंगा तो भैया निश्चित तौर पर अगर मेरी वाइफ कोई काम नहीं कर रही और मैं डाइवर्ट कर रहा हूं तो निश्चित तौर पर फिर तो मेरे हैंड में एक क्लब हो जाएगी। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि अगर आपकी वाइफ को कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल नॉलेज है और फिर आपकी इस फर्म से सैलरी मिल रही है तो फिर मेरी वाइफ क्या करेंगी, ये सैलरी पर खुद टैक्स देंगी, सेल्फ टैक्स पे करेंगे, सेल्फ टैक्स पे करेंगे। अब बात आती है प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या होता है। बताइए क्या होता है प्रोफेशनल और टेक्निकल नॉलेज का मतलब। देखिए साहब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोफेशनल और टेक्निकल का मतलब कहता है कि भैया हमने नॉलेज लिखा है और अगर मेरी मान लीजिए बस संतोष ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि जिस जॉब की सैलरी मिल रही है वो काम आना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा है संतोष आपने। तो इनकम टैक्स वाले करेंगे भैया किसी सीए, सीएमए, सीएस इंजीनियरिंग की डिग्री की जरूरत आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मेरी वाइफ कह रहा हूं 10th फेल है, मान लीजिए सी इज 10th फेल और उसे सारा काम आता है अकाउंट्स का और फिर मेरी वाइफ को ये सैलरी दी जा रही है तो मेरी वाइफ इस पे टैक्स पे करेंगी, मेरे में क्लब नहीं होगा। पर मान लीजिए मेरी वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मान लीजिए क्या है ही रियल लाइफ में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो अगर मेरी वाइफ सीए है और फर्म ये सैलरी दे रही है उनको और मेरी वाइफ कोई काम नहीं करती फर्म में, बताइए उस केस में मेरे में क्लब होगी या नहीं होगी, फटाफट बताओ। मेरी वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरी फर्म उन्हें सैलरी दे रही है और मेरी वाइफ मेरी फर्म का कोई काम नहीं देखती, बस सैलरी दी जा रही है, बिल्कुल क्लब होगी, बिल्कुल क्लब होगी, 100% एकदम सही लिखा है आप लोगों ने। लेकिन एक बात आइए, क्या एक इनकम टैक्स ऑफिसर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछेगा कि तुम्हें टैक्स आता है कि नहीं आता है, तुम्हें अकाउंट्स आते हैं कि नहीं आते हैं, बताइए पूछ सकता है ये? और पूछेगा तो क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बता नहीं सकता? बोलो हाँ है ना, बता देगा ना। भैया इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह नहीं है 4 में से एक टिक करके बन गए, ये सीए की डिग्री है, बड़ी मेहनत से मिलती है, ऐसे नहीं मिलती, राइट, बहुत मेहनत करते हैं तब जाके मिलती है। तो बस प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में शायद क्लब ना कर पाए क्योंकि वो पूछेगा कुछ भी, वाइफ बता देंगी तो बात खत्म हो गई। लेकिन एग्जाम में आए तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अब एग्जाम वाली बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मेरी वाइफ 10th फेल, उन्हें फर्म से सैलरी मिल रही है, उन्हें वो काम आता है तो सिविल पे टैक्स मेरे में क्लब नहीं होगी। मेरी वाइफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्हें फर्म से सैलरी मिल रही है और वो कोई काम नहीं करती फर्म का, बिल्कुल क्लब होगी और मुझे उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, बोलो यहां तक कोई डाउट है किसी के मन में? फटाफट बताओ, टाइम कम है हमारे पास आज। सर ये जो सेल्फ टैक्स पे है टिल 2.5 लाख तो हाँ नहीं लगेगा 2.5 लाख, मैं मतलब ये कह रहा हूं मान लो ये 3 लाख होता तो लगता ना फिर तो। चलिए अब देखिए, अब एमसीक्यू में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है हमारा इंस्टीट्यूट, ध्यान से सुनना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर मान लो ये मेरी वाइफ की इनकम है तो वाइफ किस हेड में टैक्स पे करेंगे ये बताओ, किस हेड में? अगर मेरी वाइफ की इनकम है तो बिल्कुल ठीक, सैलरी, सैलरी में पे करेंगी। और अगर सैलरी हेड में पे करेंगी तो बताओ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। क्लियर? अब सर, सर ठीक है, ये तो सही है, आपने बोला कि वाइफ को नॉलेज है, काम कर रही है तो सैलरी हेड में टैक्स करेंगे आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। अगर मान लो ये मुझ में क्लब होती तो किस हेड में होती बताओ? जल्दी से बताना। स्टिल ये आंसर सेम था आपका, नो चेंज। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिली मेरी वाइफ को
और मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि अगर वो इनकम पे खुद टैक्स पे करते तो किस हेड में पे करते। दोबारा सुन लो तरुण, मैंने शुरू में बोला था कि अगर क्लब नहीं होती तो वो व्यक्ति जिस हेड में टैक्स पे करता, इनकम टैक्स के क्लबिंग प्रोविजंस कहते हैं कि उसी हेड में आपके हेड में टैक्स पे होगा। अब बताइए अगर ऐसा होगा तो बताइए कहीं ना कहीं 50,000 रुपए का एडवांटेज मिल गया या नहीं मिल गया? जल्दी बताओ। बिल्कुल मिल गया साहब, बिल्कुल मिल गया। ठीक है, तो ये प्रोविजन हमने लिटरली पढ़े, उसका हमें ये मिल गया, ये हमें मिला फायदा कि जिस हेड में अदरवाइज टैक्सेबल होना था उसी हेड में अब होगा। तो मैं समझता हूं ये वाला पॉइंट एकदम सबको क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। ये वाला पॉइंट आई थिंक सबको क्लियर हो गया। ये वाला, ये मैंने यहां तक डिस्कस किया है, सॉरी, ये वाला मैंने यहां तक डिस्कस किया था। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये पॉइंट भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं ये वाला पॉइंट। ठीक है, नोट नंबर 2। बिल्कुल ईशिता, यू आर राइट, बिल्कुल। क्लबिंग अगर नहीं होती तो जिस व्यक्ति की इनकम है वो उसी हेड में टैक्स पे करता जिसमें लगना था उसका, तो बस क्लबिंग भी उसी हेड में होगी जिस हेड में अदरवाइज वो पे करता। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब मैं आगे चलूं, हेडिंग डालिए, इफ हस्बैंड एंड वाइफ if husband and wife having substantial interest अब देखिए ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना है। देखो साहब, दो बातें हो सकती हैं, हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट फर्म में है या हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कंपनी में है। दो बातें हो सकती हैं, फर्म या कंपनी। अब देखिए, मान लो ए, बी, एस और मिसेज एस, ये चार पार्टनर हैं, इक्वल हो गए। तो बताओ चारों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, फटाफट बताओ। चलिए अब बात कंपनी की करेंगे। कंपनी में हम देखते हैं वोटिंग पावर, वोटिंग राइट कितना है। तो ये ध्यान से सुनना, मैं कैसे निकालना है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, प्लीज ध्यान से सुनना। मान लो मेरा निकालना है, तो मेरा, मेरी पत्नी का, मेरे बच्चों का, मेरे मदर फादर, मेरे ब्रदर सिस्टर, सबका मिला के 23% आ गया एस का। और मिसेज एस का निकालना है तो कैसे निकलेगा, ध्यान सुनना। उनका, उनके पति मतलब मेरा, उनके बच्चे हमारे मतलब बच्चे, तो मेरी वाइफ, मेरा और हमारे बच्चे, वाइफ के ब्रदर सिस्टर और वाइफ के मदर फादर, मान लो ये मिला के आ जाता है 25%। तो दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया, बात खत्म हो गई। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? चलिए अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, उससे क्लियर होगा। मान लीजिए एस और मिसेज एस, अदर इनकम 26 लाख, 20 लाख, सैलरी फ्रॉम फर्म 15 लाख और 18 लाख। प्लीज ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, बहुत टेक्निकल बात बताने जाऊंगा मैं। अब वो कह रहे हैं भैया इसका टैक्स कैसे लगेगा। देखो जी, एस की इनकम निकालनी है तो अदर इनकम जिसकी ज्यादा है, अब ज्यादा यहां पर है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसका ज्यादा है किसका कम है, इनकम से फर्क पड़ेगा। आई रिपीट, मेरे बर्ड ध्यान से सुने, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मेरी वाइफ का ज्यादा है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदर इनकम जिसकी ज्यादा है उसमें दोनों की सैलरी क्लब हो जाएगी, यानी 26 लाख, तो अदर इनकम आ गई 26 लाख, एस ओन सैलरी 15 लाख,
वाइफ सैलरी 18 लाख, यानी मेरी अपनी और मेरी वाइफ दोनों की सैलरी पर टैक्स लगेगा, और ये मेरी टोटल इनकम हो गई भैया 59 लाख, और मैं 59 लाख पे क्या दूंगा टैक्स, यानी अपनी सैलरी पर भी और वाइफ की पे भी। अब वाइफ की टैक्सेबल इनकम क्या है 20 लाख, बाकी या कुछ नहीं, और टोटल इनकम हो गई 20 लाख। यानी जिसकी अदर इनकम ज्यादा है वही व्यक्ति दोनों की सैलरी पे टैक्स देगा। तो मेरी ज्यादा थी इसलिए मैं दोनों पे दूंगा। जरा बताइए, ये मेरे हैंड में मेरी अपनी सैलरी और मेरी वाइफ की सैलरी किस हेड में टैक्सेबल होगी? फटाफट लिखना फास्ट। फास्ट सब लोग लिखें फटाफट। पीजीबीपी। कोई लॉजिक बताए क्यों? लॉजिक बताओ क्यों? और यहां कोई टैलेंट वेलेंट नहीं देखना, नॉलेज वॉलेज नहीं देखनी, ऐसा ही होगा क्लब, नॉलेज है तो भी क्लब होगा। रीजन साफ है कि एस और मिसेज एस जो हैं वो दोनों फर्म में पार्टनर हैं, और पार्टनर को सैलरी बोनस कमीशन रेमुनेशन कुछ भी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तो पार्टनर के हैंड में वो सैलरी हेड की इनकम नहीं होती, पीजीबीपी की इनकम होती है। बताइए सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? पार्टनरशिप फर्म से चूंकि दोनों पार्टनर हैं मिलेगा सैलरी बोनस कमीशन रेमुनेशन, तो इनके हैंड में किस हेड की इनकम होती है? पीजीबीपी की इनकम। और मैं सेक्शन 40 भी में आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर ये नहीं मिलता तो प्रॉफिट मिलता, प्रॉफिट मिलता तो क्या होता? वो पीजीबी में टैक्सेबल होता। बोलो ये बात यहां तक क्लियर है कि नहीं? फटाफट बताना। सेम फैक्ट्स यहां पर हैं, सेम फैक्ट्स, सेम फैक्ट्स हैं यहां पर, ध्यान से सुनना। एस मिसेज एस, तो वो फिर कह रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, इससे तो बस ये चेक करना है दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं है, तो बस ठीक है। अदर इनकम, अदर इनकम मेरी ज्यादा है 26 लाख, ओन सैलरी और वाइफ सैलरी। अब ये बताओ कंपनी है, तो कंपनी में हम दोनों क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हैं और एम्प्लॉई हैं। अब बताइए अगर एम्प्लॉई हैं तो मेरी और मेरी वाइफ की इनकम जो सैलरी प्राप्त हुई है वो किस हेड में टैक्स होनी चाहिए? फटाफट बताओ। सैलरी हेड में लगे याद, ये बताओ कैश ट्रांजेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस बिल्कुल मिलेगी। तो कितनी ले लूं? दोनों पे लूं या एक पे लूं? बिल्कुल 50,000 यहां, 50,000 यहां, तो ये हो गया 1450 और 1750, और ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई, और यहां रह जाएगी केवल 20। ठीक है। अब ये जो मैंने डबल डिडक्शन दी है ये डिस्प्यूट में जा सकता है, असेसिंग ऑफिसर कह सकता है भैया एक व्यक्ति को एक ही डिडक्शन मिलेगी, तो ये केस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वो केस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो बंदा दमदार होना चाहिए, जाके केस जीत सकता है, और ये 100% वो अपने फेवर में डिसीजन ले जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरी वाइफ की इनकम मुझ में क्लब नहीं होती तो उनकी इनकम कितनी टैक्सेबल होती? 17.5 लाख होती कि नहीं होती? बताइए हाँ या ना? बस इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आई थिंक दिस प्रोविजन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फटाफट दो। चलिए अब मैं अगला लेने जा रहा हूं। अब देखिए अब क्या है, अब इसमें और क्या प्रोविजंस आ सकते हैं? देखिए लॉ कह रहा है कि अगर मैंने अपनी पत्नी को कुछ पैसे दिए और उन्होंने अपने बिजनेस में वो पैसे लगाए, और मेरा पैसा जो मैंने उनको दिया है अगर उनके बिजनेस में फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पैसा लगा हुआ है मेरा, तो क्लबिंग होगी
वरना क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है साहब। मैंने 15 जून को अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए गिफ्ट कर दिए। वाइफ के पास अपने भी 10 लाख थे। वाइफ ने 20 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किए और बिजनेस स्टार्ट कर दिया ऑन 17 जून 2020। 20 लाख रुपए लगा के बिजनेस मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया 17 जून 2020 को। मेरी वाइफ को इस पर नेट प्रॉफिट अर्न हुआ 5 लाख रुपए। लॉ ये था कि वाइफ के बिजनेस में मेरे पैसे फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर अगर इन्वेस्ट हैं तो प्रोपोर्शनेट क्लबिंग होगी, वरना प्रोपोर्शनेट क्लबिंग नहीं होगी। तो 10-10 लाख दोनों के हैं तो 5 लाख है, तो 2.5 लाख मेरे में और 2.5 लाख मेरी वाइफ के में क्लब मतलब टैक्स लगना चाहिए। तो आप बताइए, मैंने जो पैसे दिए थे मेरी वाइफ के बिजनेस में फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर लगे हुए हैं या नहीं, ये बताओ। बिजनेस मेरी वाइफ ने इस दिन स्टार्ट किया। मैंने 15 जून को पैसे दिए वाइफ को, वाइफ ने 10 लाख मेरे, 10 लाख अपने, 20 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया 17 जून को। तो मेरे पैसे मेरी वाइफ के बिजनेस में फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर लगे हुए हैं कि नहीं? यस, बिल्कुल लगे हुए हैं, क्योंकि जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं तो मैंने आपको बोला था फर्स्ट प्रीवियस ईयर उस दिन स्टार्ट होता है जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ। क्लियर? तो भैया अब क्या होगा? अब प्रोपोर्शनेट पैसे, हस्बैंड 5 लाख कमाए 20 लाख पे, तो 10 लाख पे कितने? 2.5 लाख हस्बैंड के एंड में क्लब्ड हो जाएंगे। और वाइफ, सेम लॉजिक वाइफ का, तो ये वाइफ की टैक्सेबल इनकम होगी। बोलो, समझ आया एग्जाम्पल? तरुण, समझ आया अब तुम्हें? फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर मेरा पैसा मेरी वाइफ के बिजनेस में लगा हुआ है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रोपोर्शनेटली मेरे में क्लब होगा। तो ये क्लियर है? अब मैं थोड़े से फैक्ट्स चेंज कर रहा हूं, फटाफट आंसर देना। मेरी वाइफ का बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था 2020 में, 1 अप्रैल 2020। मैंने पैसे इस दिन दिए और उन्होंने इस दिन इन्वेस्ट किए। अब बताइए, अब क्लबिंग होगी या नहीं होगी? मैंने प्रोपोर्शनेट कुछ नहीं किया, 20 लाख पे कमाया 5 लाख, तो मेरा कितना है? 10 लाख। 10 लाख पे कितना, ये निकाल दिया मैंने। ये लो, बताओ सब लोग। मैंने वाइफ का बिजनेस ऑलरेडी 1 अप्रैल को स्टार्ट हो चुका था। मैंने पैसे 15 जून को दिए, वाइफ ने मेरे पैसे अपने बिजनेस में 17 जून को लगाए। तो बताइए, अब क्लबिंग होगी या नहीं होगी? फटाफट लिखा करो यार, फास्ट। बिल्कुल नहीं होगी साहब। तन्वी, क्यों होगी? फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर लगा हुआ है क्या पैसा मेरा? वाइफ का बिजनेस 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था, मैंने इस दिन दिया है, तो क्यों होगी? नहीं होगी क्लबिंग। चलिए, अब थोड़े से फैक्ट्स चेंज, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेट प्रॉफिट की जगह हो गया लॉस। और ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। बिजनेस जो स्टार्ट हुआ था वो 1/4/20 को हुआ था और मैंने पैसे 15 जून को दिए, तो ये डेट खत्म हो गई। अब 31 मार्च 21 को लॉस हो गया 5 लाख। अब आप मुझे बताएं सोच के, क्या लॉस क्लब होगा? बिजनेस ऑलरेडी चल रहा था वाइफ का, मैंने बीच में पैसे दिए, उन्होंने बीच में लगाए, लास्ट में ये लॉस आ गया। नहीं होगा। बिल्कुल ठीक जवाब है इशिता, बिल्कुल नहीं होगा। अब स्थिति क्या हो गई? तो ये वाले प्रोविजन सब नहीं लगेंगे। अब हुआ क्या? नेक्स्ट ईयर, यानी ये तो 2021 था, अब प्रीवियस ईयर 1/4/21 से दोबारा स्टार्ट हुआ और 31/3/22 मान लो एक और प्रीवियस ईयर है, और उसमें प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट 7,50,000। अब बताइए, मैंने जब पैसे दिए थे तो उस दिन पैसे लगे थे, तो आपने कहा कि फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर पैसे लगे हुए नहीं थे सर, तो क्लब नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है। अब अगले साल तो मेरी वाइफ के बिजनेस में मेरे पैसे लगे हुए हैं, तो बताइए यहां क्लबिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फटाफट बताओ। अगर होगी तो बताइए, हस्बैंड कितनी इनकम पे टैक्स देगा और किस प्रोपोर्शन में कितना है? निकालिए फटाफट।
देखिए ये क्लब नहीं हुआ तो हस्बैंड, पहले तो ये देखो कि पैसे कितने लगे हुए हैं, 10 लाख हस्बैंड के और 10 लाख वाइफ के थे, लेकिन लॉस 5 लाख का हो गया, तो वाइफ के कितने रह गए? 5 लाख, क्योंकि क्लब हुआ नहीं तो वाइफ की कैपिटल 5 लाख ही रह गई। तो ये 15 लाख रुपए पर कमाए गए 7.5 लाख रुपए। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया जी, मैंने ये किया कि 10 लाख हस्बैंड के थे, 10 लाख वाइफ के थे, पर लॉस था तो लॉस से कैपिटल कम हो जाती है, और चूंकि क्लब नहीं हुआ तो वाइफ की कैपिटल कम हो गई, तो वाइफ के रह गए 5 लाख और हस्बैंड के 10 लाख, यानी टोटल 15 लाख पर कमाए गए 7.5 लाख रुपए। हस्बैंड के कितने? 10 लाख। जरा बताइए कितना निकल के आ रहा है? 5 लाख, बिल्कुल ठीक। तो 5 लाख और वाइफ का कितना हो जाएगा? 7.5 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 5 लाख, डिवाइड बाई, ये हो गया 2.5 लाख। बताओ ये प्रोविजन समझ आया कि नहीं आया? फटाफट बताओ। अब फटाफट एक दो बात और बताना, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी बातें बतानी है मुझे। मेरा पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनना मेरे शब्द। 10 मैंने दिए, 10 वाइफ ने लगाए, 20 लाख इकट्ठे करके मेरी वाइफ ने अपनी एक फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। 10 मैंने दिए, 10 वाइफ ने, 20 लाख। 20 लाख मेरी वाइफ ने अपनी एक फ्रेंड के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया 17 जून को, ठीक है? इस दिन बिजनेस स्टार्ट किया, राइट? अब जब इस दिन ये बिजनेस स्टार्ट किया और फिर 5 लाख रुपए का प्रॉफिट मेरी वाइफ को मिला 20 लाख के प्रोपोर्शन में, मतलब मेरी वाइफ को फर्म से उसका शेयर फ्रॉम फर्म कितना मिला? 5 लाख। आप बताइए बिजनेस इस डेट स्टार्ट हुआ तो क्या प्रपोर्शनेट जो 5 लाख मिले हैं उसमें प्रपोर्शनेट मेरे में क्लब होगा या नहीं होगा? फटाफट बताओ। ध्यान से सुनना, बिल्कुल नहीं होगा। रीजन बड़ा साफ है। पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट मिलता है वो आफ्टर टैक्स मिलता है, और जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल रहा है तो जिस पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, सीधा फ्लैट रेट से, स्लैब नहीं, सीधा फ्लैट रेट से 30% वाले से, तो बताइए दोबारा टैक्स की कसर रह गई क्या? अगर मेरी वाइफ को पार्टनरशिप फर्म से शेयर मिला है तो वो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, इसलिए मेरे में क्लब नहीं होगा। फटाफट बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब मैं फैक्ट्स चेंज कर रहा हूं, सोच के जवाब देना। यही 5 लाख रुपए मेरी पत्नी का 20 लाख रुपया इन्वेस्ट है ना बिजनेस में, तो मेरी वाइफ को 5 लाख रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिली है। बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोपोर्शनेट मेरे में क्लब होगी या नहीं होगी? सोच के बताना फटाफट। बिल्कुल होगी, रीजन साफ है। क्योंकि फर्म जब इंटरेस्ट पे करती है तो मैंने 40 में आपको बताया था वो अपने खर्चे के रूप में पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेगी, तो जितनी मां डिडक्शन लेगी वही पार्टनर के एंड में क्या होती है? टैक्सेबल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख अगर मिली है तो 2.5 लाख, 2.5 लाख पर मैं और 2.5 लाख पर मेरी पत्नी टैक्स पे करेंगे। बताइए बात समझ आई या नहीं आई? फटाफट बताओ। अब जो अगला पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। बी पॉइंट सेक्शन 27 है, मेरे साथ साथ लिखिए। डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27, ये हाउस प्रॉपर्टी का सेक्शन है, थ्योरी में आता है बहुत। क्या कहता है? ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस या माइनर चाइल्ड एक्सेप्ट
माइनर मैरिड डॉटर, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, विदाउट, लिखते रहिएगा, एडिक्वेट कंसिडरेशन। जिस जगह ये तीनों बातें मिल जाएं, 1 2 3, उस केस में डीम्ड डोनर माना जाएगा ट्रांसफरर, यानी जो व्यक्ति असेट ट्रांसफर करेगा वो डीम्ड डोनर माना जाएगा। पर माइनर मैरिड डॉटर के केस में डीम्ड डोनर नहीं माना जाएगा, वहां सेक्शन लगेगा 64(1)। अब सुन लीजिए, बच्चे कितने हो सकते हैं माइनर में? मैरिड, अनमैरिड, अनमैरिड। देखो माइनर सन, इसको थोड़ी जगह कम है, यहां लिख देता हूं मैं। माइनर कितने होंगे? डॉटर और सन। सन मैरिड है या अनमैरिड है, और डॉटर अनमैरिड है। ये तीनों तो अलग हो गए, और जो मैरिड डॉटर है वो अलग हो गई, वो सेक्शन 27 में चली गई। मतलब यह है कि मान लो मैं अपने माइनर सन, मैरिड या अनमैरिड, या माइनर अनमैरिड डॉटर को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं, ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, माइनर सन, मैरिड अनमैरिड या माइनर अनमैरिड डॉटर, तो सेक्शन 27 लगेगा, मुझे डीम्ड डोनर माना जाएगा, और अकॉर्डिंगली मैं जो भी इनकम होगी उस पर मैं ही टैक्स दूंगा। विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? कंसिडरेशन का मतलब यह है जी कि मार्केट रेट है, या तो वो मिले तो ठीक है, और अगर उससे कम मिल रहा है तो वो एडिक्वेट नहीं है, और बिल्कुल ही नहीं मिल रहा तो फिर विदाउट कंसिडरेशन हो गया। तो अगर इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है, हाउस प्रॉपर्टी, तो उस केस में ट्रांसफरर को क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर। सो यहां पर याद रखने वाली बात क्या है? याद रखने वाली बात यह है कि हाउस प्रॉपर्टी स्पाउस को ट्रांसफर करूं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो मुझे डीम्ड ओनर माना जाएगा। जो भी उस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है मेरे में क्लब होगी, मैं टैक्स दूंगा। माइनर है तो भी मुझे माना जाएगा, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर के केस में सेक्शन 64 बने लगेगा, आगे मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी इतना बता रहा हूं। 64 बने कहता है कि अब डीम्ड ओनर मुझे नहीं माना जाएगा, भले ही मैंने ट्रांसफर किया अपनी बेटी को असेट। मदर और फादर जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसमें ये वाली इनकम ऐड कर ली जाएगी, और एक एग्जम्पशन मिलती है सेक्शन 1032 में, यानी जहां भी 64 बने आएगा सेक्शन 1032 आएगा, और वो 1500 रुपए तक की एग्जम्पशन देता है। तो मान लो इनकम अगर जोड़ी गई है 30,000, तो 30,000 ऐड करके 1500 माइनस कर दीजिए, 28,500 टैक्सेबल हो जाएगी। भले ही मैंने अपनी माइनर बेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, और मान लीजिए मेरी बेटी की शादी हो रही थी, मैंने अपनी माइनर बेटी को एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया, और फ्लैट से रेंट आ रहा है। अब बताओ, फ्लैट से रेंट आ रहा है तो वो एंजॉय कौन करेगा? मेरी बेटी और उसके इन लॉज, उसके ससुराल वाले। लेकिन जब टैक्स देने की बारी आई तो इनकम टैक्स वाले बोले कि भैया ऐसा है, आप और आपकी पत्नी जिसकी इनकम ज्यादा है उसमें ही रेंट जोड़ा जाएगा और उससे टैक्स लिया जाएगा। रेंट एंजॉय कर रहा है मेरी बेटी और उसके ससुराल वाले, टैक्स देने की बारी आई तो मैं और मेरी पत्नी जिसकी इनकम ज्यादा है। क्या ये लॉ सही है? सब लोग जल्दी लिखा करें। ये लॉ एकदम सही है, रीजन बड़ा साफ है। मान लो मेरी दो बेटियां हैं, मैंने एक बेटी की माइनर की शादी कर दी, क्या बताओ मुझे माइनर की शादी करनी चाहिए? आप बताओ। नहीं करनी चाहिए, और मैंने कर दी, तो इनकम टैक्स वालों ने कहा कि बेटा तू और तेरी पत्नी जिसकी इनकम ज्यादा है उस पर टैक्स लगाएंगे। अब बताओ, मेरे पे एक बार टैक्स लग गया, तो टैक्स को ध्यान में रखते हुए मेरी दूसरी बिटिया जो माइनर है, क्या मैं उसकी शादी करूंगा? आप बताओ। नहीं करूंगा ना। तो बताइए लॉ सही हुआ है गलत हुआ? जल्दी से बताओ। एकदम सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक क्लियर? चलिए, अगर मैंने अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया लिव अपार्ट एग्रीमेंट की वजह से,
लिव अपार्ट एग्रीमेंट की वजह से, तो उस केस में जैसे मान लीजिए मैं नहीं, मिस्टर एक्स बड़े दुखी हो गए अपनी पत्नी से और वो अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं। तो हिंदू लॉ एक बात कहता है कि जब भी कोई पति अपनी पत्नी से तलाक लेगा तो उसे उसकी लाइफ मेंटेनेंस देने होंगे, यानी एलमनी बोलते हैं इसको। अब मान लो एक कंगाल है और ऊपर से पति है, और वो जज से कहता है, जज साहब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मेरा तलाक कराओ। जज साहब बोले कि यार एक बात, तू एक कंगाल है, ऊपर से पति है, तू इसे एलमनी क्या देगा? तो बोला जी मेरे पास एक पूर्वजों का मकान है, वो इसे मैं ट्रांसफर कर दूंगा, इससे जो भी रेंट आएगा अपनी खूब लाइफ मेंटेनेंस करे। जज साहब बोले आज से ये प्रॉपर्टी रामलाल की जगह रामलाली की हुई, और ये प्रॉपर्टी अब रामलाली को, मतलब उसकी हस्बैंड वाइफ को मिल गई। अब प्रश्न उठता है कि अब रामलाली इस प्रॉपर्टी को रेंट पे उठा देती है, तो इस पे टैक्स कौन देगा, रामलाली या रामलाल? फटाफट बताओ। बिल्कुल रामलाली देगी, है ना। तो आप कहोगे सर कंसीडरेशन तो कुछ नहीं था। अरे भैया तलाक अपने आप में बहुत बड़ा कंसीडरेशन है ना, और गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि भैया यहां पर जो है लेबर पार्ट एग्रीमेंट की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो फिर जो रेंटल इनकम होगी या जो भी ट्रांसफर हुई है प्रॉपर्टी से जो भी इनकम है, क्लब नहीं होगी, वही टैक्स पे करेगा जिसको ये प्राप्त हुई है। सर मुस्लिम में महल देना होता है, बिल्कुल भाई, मुस्लिम में महल देना होता है। तो जो महर है आपका, महर अमाउंट अलग चीज हो गई, यहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है। अगर आपने महर की वजह से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो फिर आपकी जो वाइफ है वो टैक्स पे करेगी। ठीक है, ठीक है नूर, समझ आया? चलिए, यहां तक भी क्लियर। अब और क्या हो सकता है सर? अच्छा जी, अब यहां पर एक बात और है कि मान लीजिए, चलिए कुछ नोट्स हैं वो डिस्कस करता हूं आपके साथ, बड़े इंटरेस्टिंग नोट्स हैं। जैसे पहला है, रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ मस्ट एग्जिस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट एंड एट द टाइम व्हेन इनकम एक्रूज इन फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ क्लबिंग प्रोविजंस। देखो भैया, मैंने जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तब मेरी वाइफ थी वो, और जब प्रॉपर्टी से इनकम अर्न हो रही है उस समय भी वो मेरी वाइफ है। अगर दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पर सेम रिलेशनशिप है तो क्लबिंग नहीं, तो क्लबिंग होगी, सॉरी क्लबिंग होगी। इसका मतलब मैं आज अपनी पत्नी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता हूं, कल को मेरी पत्नी उसे रेंट पर उठाती है, रेंट आता है, और रेंट जब आ रहा है तब भी वो मेरी वाइफ है, तो दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम रिलेशनशिप है, यस, तो उस रेंट पे मैं टैक्स दूंगा, क्लबिंग होगी। तो सर कोई प्लानिंग करवाओ, करवा देता हूं भाई। देखो जब भी आपकी शादी होती है तो पहले आप एंगेजमेंट करते हो, ज्यादातर चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम, मैं समझता हूं सब में 2-3 महीने का टाइम जनरली मिल जाता है। तो जब एंगेजमेंट हुई तो एंगेजमेंट के बाद और शादी होने तक, एंगेजमेंट पर वो आपकी फियांसी है और शादी होने के बाद वो बन जाएगी वाइफ। तो आपने जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है, फियांसी बनते ही आप ट्रांसफर कर दीजिए, और जब उससे रेंटल इनकम अर्न होगी तब वो आपकी वाइफ बन जाएगी। तो दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पर रिलेशनशिप अलग अलग है, तो इस केस में जो रेंटल इनकम होगी वो वाइफ खुद पे करेगी, क्लबिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट ऑफ टाइम पर रिलेशनशिप सेम नहीं है, और ये हर रिलेशन में है। ससुर बहू है तो वहां पर भी ये चलेगा, फादर इन लॉ बहू के बीच भी ये रिलेशन है। तो ये ध्यान रखना, आप एंगेजमेंट पे अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो शादी से पहले, तो वो प्लीज डू योर ओन रिस्क, अपने रिस्क पे करना। मैंने केवल सलाह दिया आपको, केवल सलाह दिया जी। कल को मुझे फोन करके बोले आप, सर आपने बोला था मैंने ट्रांसफर कर दी और अब देखो मेरी वाइफ ही चली गई, तो मेरी गलती नहीं है भाई, मैं तो सजेशन दे रहा हूं, मानना ना मानना आपका हाथ में। सर वाइफ फंस जाएगी, फंस जाएगी नहीं बेटा, अगर प्रॉपर्टी पे ध्यान हुआ तो निकल भी जाएगी। ठीक है, चलो। अब अगला पॉइंट, इनकम फ्रॉम असेट। हाँ आइडिया तो अच्छा है ही नूर भाई, बिल्कुल आइडिया अच्छा है, टैक्स बचाने के लिए टैक्स प्लानिंग बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे कीजिए। इनकम फ्रॉम असेट ट्रांसफर्ड मस्ट बी कैलकुलेटेड इन द सेम वे एज इट वुड बी asset has not been transferred, exemption deduction tax intensive, देखिए लिखा है ना, in respect of such income can be claimed by the transferor। देख रहे हैं, तो डिडक्शन स्टैंड डिडक्शन मिल रही है कि नहीं मिलेगी, मैंने बोल दिया आपको पहले। और ये प्रोविजन केवल हस्बैंड वाइफ के बीच में है यहां पर। अब मान लीजिए स्पाउस की बात है, अब विडो है कोई, अब विडो का तो कोई स्पाउस है ही नहीं, तो फिर ये प्रोविजन लगने की बात ही नहीं है यहां पर। If transferor spouse dies, income though continue to be enjoyed by the transferee cannot be included in the income of deceased transfer heirs as widow और widower is not spouse। अभी बता के चुका हूं, मैं बता देता हूं। देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति की 2 वाइफ हैं, अब एक वाइफ की इनकम क्लब, मतलब वाइफ की इनकम क्लब होनी है।
अब हुआ क्या, ये व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वो भी विडो हो गई। अब वो इनकम क्लब किस में की जाए? जो व्यक्ति डेथ कर गया हस्बैंड, उसके बच्चों में? नहीं जी, उसके में नहीं होगी। अब क्योंकि वो स्पाउस ही नहीं रहा तो क्लबिंग नहीं होगी। और इनकम है तो भी क्लब, लॉस है तो भी क्लब, और लास्ट में ओरिजिनल असेट अगर किसी और फॉर्म में चेंज हो गई है तो भी क्लब होगी, है ना। अब मैं एक दो एग्जांपल सिंपल से ले रहा हूं, उसके बाद स्पाउस वाला खत्म करेंगे और सीधा हम चलेंगे फिर बच्चों की तरफ। देखिए साहब, ये क्या है मैंने अपनी पत्नी को एक बंगला गिफ्ट किया, पत्नी को रेंटल इनकम हो रही है। चूंकि मैंने गिफ्ट किया तो रेंटल इनकम मेरे में क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। क्लब हो गई साहब, बहुत बढ़िया बात। इस रेंट से पैसे उन्होंने इकट्ठे किए, इस रेंट से पैसे इकट्ठे किए और एक फ्लैट खरीद लिया उन्होंने, मेरी वाइफ ने, वो भी अपने नाम में खरीदा। अब ये फ्लैट भी रेंट पे उठा दिया उन्होंने। तो जो बंगला रेंट पे उठाया था वो रेंट तो मेरे में क्लब हो गई और मैंने टैक्स दे दिया। अब इस रेंट से उन्होंने एक फ्लैट खरीदा और ये फ्लैट उन्होंने किराए पे दिया। अब बताइए इस किराए पर कौन टैक्स देगा? मैं दूंगा या वाइफ देंगी? हस्बैंड या वाइफ? बिल्कुल वाइफ देंगी। और इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? एक्रीशन ऑफ इनकम। दिस इज कॉल्ड एक्रीशन ऑफ इनकम। सो एक्रीशन के केस में क्लबिंग नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, मैंने बंगला दिया, मेरी वाइफ ने क्या किया? उसे बेचा और 4 फ्लैट खरीद लिए और 4 फ्लैट से रेंट आ रहा है। ध्यान से सुनना, मैं फैक्ट चेंज कर रहा हूं। मैंने एक बंगला दिया, मेरी वाइफ ने वो बंगला बेच दिया और बंगले से 4 फ्लैट खरीदी और चारों फ्लैट किराए पे उठा दिए। अब बताइए चारों फ्लैट का किराया मेरे में क्लब होगा या नहीं होगा? फटाफट बताओ। बिल्कुल होगा, ये एक्रीशन थोड़ी ना है, कन्वर्टेड प्रॉपर्टी है। ठीक है। सो वाइफ के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स क्लियर? कोई डाउट है बताइए स्पाउस के रिगार्डिंग। और वाइफ से मतलब मेरा स्पाउस से, ठीक है, उल्टा भी होगा हस्बैंड वाइफ। ठीक है। अब हम बच्चों की बात करेंगे। माइनर चाइल्ड, हेडिंग डालिए। सेक्शन 64 1A, मेरे साथ साथ ही लिखते रहिएगा। मेरे साथ लिखिए। हैंडीकैप्ड चाइल्ड, मैनुअल वर्कर और टैलेंटेड चाइल्ड। तीन प्रकार के बच्चे। हैंडीकैप जानते हैं आप, मैनुअल वर्कर, चाय वाले की दुकान पे छोटू देखा होगा आपने, छोटू पाया जाता है, मेहनत कर रहा है, मेहनत मजदूरी करके अपने घर का परिवार का पेट पालता है। कहने को छोटू है पर अपने घर का सबसे बड़ा होता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। टैलेंटेड चाइल्ड, वही बजरंगी भाईजान की मुन्नी, टैलेंट। ये जो तीन प्रकार के बच्चे हैं, इन्हें छोड़कर इनकम ऑफ एवरी माइनर चाइल्ड shall be clubbed in the hands of such parent whose other income is greater and an exemption of rupees 1500 पर चाइल्ड इज अवेलेबल। और कोई भी 2 चाइल्ड की लिमिट यहां पर नहीं है, जितने भी हैं सब पे 1500 के हिसाब से मिलेगी। अगर 1500 से ज्यादा क्लब हुई है तो 1500 मिलेगी और कम क्लब हुई है तो कम मिलेगी। तो मैंने यह लिखा इन्हें छोड़कर, तो भैया फिर क्या इनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा? इन्हें छोड़ दिया जाएगा? बोलो। दे विल पे टैक्स themselves, but
ROI, return of income, shall be signed by either parent, either of parents, either of parents। अब बताइए, इन 3 बच्चों की इनकम क्लब नहीं हो रही, इसके अलावा सबकी क्लब होगी। यहां लिख लो नो क्लबिंग, नो क्लबिंग, इन 3 की क्लब नहीं हो रही, बाकी सबकी होगी। बताइए, ऐसा होने से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है असेसी को? बेनिफिट। क्या बेनिफिट हुआ संतोष? बेनिफिट बताओ क्या हुआ? बिल्कुल सही बोला संतोष, एकदम सही बोला आपने। 2.5 लाख का, 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है ना ये बेनिफिट, इनको माता पिता को अलग मिला और इन्हें अलग मिल गया। क्लब हो रहा है तो ये बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरुण, एकदम सही बोला है आपने। अब यहां तक बताओ पहले, एकदम क्लियर है कि नहीं, एकदम समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बजरंगी भाईजान में मुन्नी ने एक्टिंग की और उसे 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, खुद टैक्स पे करेगी, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। अब मुन्नी ने क्या किया, उस 1 करोड़ का एक घर खरीद लिया और अब घर किराए पे दे दिया। आप बताइए, उस घर के किराए पर टैक्स कौन देगा, मुन्नी या मुन्नी के मम्मी पापा, कौन देगा? नहीं साहब, इसमें मुन्नी का कोई टैलेंट नहीं है, यहां पर मम्मी और पापा जिसकी इनकम ज्यादा है वो टैक्स पे करेंगे। मुन्नी ने तो एक्टिंग करके जो पैसा कमाया उस पर टैक्स पे कर दिया। अब जो पैसा है उससे अगर फ्लैट या घर खरीदा जा रहा है और घर किराए पे दिया जा रहा है तो उसमें उसका कोई टैलेंट नहीं है, और इस केस में फिर क्या होगा, मम्मी या पापा जिसकी इनकम ज्यादा है वो टैक्स पे करेंगे और 1500 की उन्हें छूट मिल जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बताओ। चलिए अब हम इसके भी पॉइंट देख लेते हैं। 60 वो बने के, देखो साहब, मम्मी और पापा दोनों की शादी एग्जिस्ट कर रही है, तो फिर जिसकी इनकम ज्यादा है वो टैक्स पे करेगा, दैट्स ऑल। सर अगर डिवोर्स हो गया तो फिर भैया बच्चा जिसके साथ है उसमें क्लब होगा, वो टैक्स पे करेगा। सर मान लो कोर्ट का ऐसा डिसीजन आ जाता है कि बच्चा अब तक माइनर से मेजर नहीं हो रहा, 3 साल मम्मी के पास, 3 साल पापा के पास, फिर 3 साल मम्मी के पास, फिर 3 साल पापा के पास, फिर 3 साल मम्मी के पास, फिर 3 साल पापा के पास, ऐसे बच्चा इधर उधर होता रहेगा। ऐसी स्थिति में बताइए टैक्स कैसे लगेगा, फटाफट बताइए, कौन टैक्स पे करेगा? एज पर लॉजिक तो ये लग रहा है जिसके भी पास हो, बिल्कुल तरुण, लेकिन ऐसा नहीं है। जानते हैं, मान लो 3 साल मेरे पास बच्चा रहा तो मेरे में क्लब हो गया, अब जैसे ही मेरी वाइफ के पास जाएगा तो मैं असेसिंग ऑफिसर को बताऊंगा जी कोर्ट के ऑर्डर की वजह से बच्चा अब 3 साल वाइफ के पास रहेगा, तो अब आप टैक्स मुझसे ना लें, किससे लें? वाइफ से, तो फिर असेसिंग ऑफिसर वाइफ से टैक्स लेगा। क्लियर? चलिए साहब, अब अगला सवाल। अब मेरा एक सवाल यह है कि मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को बच्चा माइनर से मेजर हो जाता है, तब कैसे किया जाएगा बताइए, तब टैक्स कैसे लगेगा? देखो, 31 दिसंबर 9 महीने की इनकम मम्मी पापा जिसकी ज्यादा उसमें जुड़ेगी, और बाद के 3 महीने की पे बेटा टैक्स दे देगा। बिल्कुल सही है तरुण, एकदम 3 महीने की पे बेटा टैक्स देगा, 2.5 लाख का एग्जाम्पशन फायदा लेगा और अब पूरी जिंदगी बेटा टैक्स पे करेगा, अब क्लबिंग नहीं होगी। अच्छा, अगला सवाल। सर मदर और फादर दोनों की डेथ हो जाए, दोनों की डेथ, और बच्चा इन तीनों में भी नहीं है, जो अभी मैंने लिखे थे ना ये 3, बच्चा इन 3 में से भी नहीं है सर, अब क्या करें? मदर फादर की डेथ और बच्चा इन तीनों में से भी नहीं है, क्या करा जाए? तो कोर्ट, देखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान तो खैर होता ही है, पर कोर्ट होता है। अब कोर्ट होगा तो कोर्ट क्या करेगा, इसका गार्जियन अपॉइंट करेगा, गार्जियन। और गार्जियन को अगर यह कहा जाए कि बेटा ऐसा है, अब तेने पूरी जिंदगी टैक्स तूने देना है,
तो वो तो भग जाएगा, कहेगा कोर्ट पागल है, मेरे को जबरदस्ती टैक्स में फंसा रहा है। तो कोर्ट कहता है कि गार्जियन तेने केवल जब तक ये मेजर नहीं हो रहा रिटर्न साइन करनी है, टैक्स इसी से लेंगे। बोलो बात समझ आया या नहीं आया? एक पिक्चर थी चैंपियन, उसमें अब्बास था बच्चा, उसके माता पिता की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी और सन्नी देओल को उसका गार्जियन अपॉइंट किया गया था। तो सन्नी देओल का काम उस पिक्चर में तो उसको बचाना था, पर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, उस बच्चे के चूंकि पेरेंट्स का बड़ा बिजनेस था तो इनकम अर्न हो रही थी, तो इनकम पे टैक्स बच्चे ही देगा, पर रिटर्न को कौन साइन करता? सन्नी देओल। तो बताइए बच्चा वाला कॉन्सेप्ट भी एकदम समझ आया या नहीं आया? फटाफट से बताएं। चलिए वो छोटे छोटे 2 सेक्शन हो रहे हैं, वो और मैं करा रहा हूं, उसके बाद हम इस चैप्टर से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। 64(2) और 65 दोनों सेक्शन करा रहा हूं एक साथ। पहले 64(2) करा रहा हूं। देखिए ये क्या है, बड़ा सिंपल सा है, एक कहानी सुनाऊंगा 2 मिनट की, फटाफट समझ आएगा ये। देखिए एक परिवार था, मम्मी पापा और 7-8 बच्चे, और परिवार गरीब भी था। अब उन 7-8 बच्चों में से एक बच्चा मेहनती और बड़ा इंटेलिजेंट था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, और सीए बनते ही उसने दिल्ली में क्या किया, खूब पैसा कमाया। और पैसा कमाने के बाद जानते हैं, आपको ही बता रहा हूं, जब आप पैसा कमाएं तो पहले अपनी जरूरतें पूरी करना, और जब आप अपनी जरूरतें पूरी कर लें तो अपने पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर की जरूरतें पूरी करें, और जब आप उनकी भी पूरी करते हैं तो फिर आप समाज की भी करें, क्योंकि फिर समाज का भी आप पर हक बनता है। तो मान लीजिए एक सीए, उसने खूब कमाया, अपनी जरूरत पूरी करी। अब उसने सोचा कि यार मेरे बहन भाई मम्मी पापा सब गांव में हैं, तो मैं एक काम करता हूं, लक्ष्मी नगर में ना दिल्ली में एक बड़ा सा घर खरीद लेता हूं 20 रूम का, और मम्मी पापा बहन भाई को सबको बुला लेता हूं और कहता हूं जी आप यहाँ पे 5-6 कमरों में आप रहो, और बाकी 14-15 कमरे दिल्ली में, चूंकि लक्ष्मी नगर में आपने सुना भी होगा कि सीए की बहुत बड़ा हब है, यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे बच्चे रहते भी हैं, ज्यादातर सीए के बच्चे यहीं रहते हैं, जैसे आईएएस के बच्चे मुखर्जी नगर वगैरह में रहते हैं, तो दिल्ली में यहाँ पर लक्ष्मी नगर में रहते हैं। तो 15 कमरे हैं जी, उन्हें आप किराए पर उठा दो। अब हुआ क्या, इनकम टैक्स वाले बोले कि भैया सीए साहब आपने अपनी एचयूएफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, और कैसे की? फ्री में। तो भैया पैसे तो तुम्हारे लगे, एंजॉय कौन कर रहा है? एचयूएफ, और रेंट भी किसको मिलेगा? एचयूएफ को। तो भैया इनकम टैक्स वाले बोले चूंकि तुमने अपनी एचयूएफ को इंप्रेस करने के लिए काम किया है, अपने घर वालों को और रिश्तेदारों को खाने के लिए कि मैं इतना कर सकता हूं, और आपने किया, या जो भी आपने किया, तो इस रेंट पर सीए साहब आप दो, यानी आपके हैंड में क्या होगा? सारा रेंट क्लब होगा। बोलो यहां तक बात समझ आई? मैंने मान लो अपनी फैमिली ट्रांसफर की, तो वो जो रेंट भी है वो मेरे में क्लब होगी। बोलो फटाफट यहां तक समझ आई कि नहीं आई? अब देखिए हुआ क्या, जैसा कि आप जानते हैं परिवार है, लड़ाइयां हो जाती हैं। एक कहावत हमारे यहां कही जाती है यूपी में कि साहब 4 बर्तन है तो खटकेंगी, खटक गई जी। और खटकने के बाद पापा ने क्या किया? एचयूएफ का बंटवारा कर दिया, और बंटवारा के साथ साथ क्या किया, जो सीए की प्रॉपर्टी थी वो भी बांट दी। और बांटने में देखिए क्या हुआ, सीए को खुद मिली 25%, इसकी वाइफ को मिली 10%, इसके सन को मिली 5%, और अदर ब्रदर सिस्टर को मिली 60%। तो आफ्टर पार्टीशन टैक्स कैसे लगेगा? देखो इन दोनों पे तो सीए साहब टैक्स देंगे, मतलब जो रेंट है वो रेंट बट गया ना अब सब जगह, तो इतने रेंट पे तो सीए साहब टैक्स देंगे। बच्चा माइनर है तो मम्मी पापा जिसकी इनकम ज्यादा है वो टैक्स देगा, और अगर मेजर है तो खुद टैक्स देगा। और अदर ब्रदर सिस्टर हैं तो अदर ब्रदर सिस्टर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इन नटसेल में आपको रिपीट कर रहा हूं कि जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी और बंटवारा नहीं हुआ था तो सारे रेंट पे सीए साहब टैक्स दे रहे थे, और जब बंटवारा हुआ तो अपनी अपनी पत्नी की पे तो वो टैक्स देंगे, रेंट जो भी प्रोपोर्शनेट इनकम होगी। माइनर सन है तो मम्मी पापा जिसकी इनकम ज्यादा है वो टैक्स देंगे, और मेजर है तो खुद देगा, और अदर ब्रदर सिस्टर है तो खुद देंगे। तो बताइए समझ आई कहानी? बंटवारे से पहले पूरे रेंट पे टैक्स, बंटवारे के बाद प्रोपोर्शनेट, अपने वाइफ के पे पूरा, और माइनर है तो मम्मी पापा जिसकी इनकम ज्यादा, मेजर है तो खुद पे करेगा। बताइए फटाफट समझ आया कि नहीं आया? चलिए अब सेक्शन 65 सिंपल सा है, वो क्या बता देता हूं। और सेक्शन ये कह रहा है कि मान लो मैंने मिस्टर रामलाल को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, और वो तो प्रोपोर्शनेट कर देंगे तरुण, वो तो इनकम को उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर देंगे, डोंट वरी। प्रोपोर्शन मतलब साल के बीच में तो पहले वाली पूरी सीए देगा और बाद वाली पे इस तरीके से कर देंगे, कोई इशू नहीं है।
चलिए साहब, अब बात क्या आई कि मैंने रामलाल को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की मैंने कंडीशनल। कंडीशनल है तो रेवोकेबल है, रेवोकेबल है तो क्लब होगी। अब मेरी 10 लाख अदर इनकम है और इस प्रॉपर्टी से 5 लाख है, तो मुझे 15 लाख पे टैक्स देना था, 15 लाख पे टैक्स देना था। अब हुआ क्या, ये जो रामलाल को रेंट मिल रहा है, चूंकि मैंने रेवोकेबल किया तो ये मुझ में जुड़ेगा और मुझे टोटल 15 लाख पे टैक्स देना होगा। जब टैक्स देने की बारी आई तो मैं अंडरग्राउंड हो गया। अब इनकम टैक्स वाले मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं मिल ही नहीं रहा। इनकम टैक्स वालों को रामलाल मिल गया। रामलाल से बोले, रामलाल तुझे रेंट कितना मिल रहा है? 5 लाख। तो एक काम कर, तू 5 लाख पे टैक्स दे दे। और वो कैसे देगा, ध्यान से सुनना। अगर 15 लाख पे मान लो मेरा 3 लाख टैक्स बन रहा है, तो 5 लाख पे कितना, यानी रामलाल से 1 लाख लिया जाएगा, ना कि 5 लाख तक स्लैब। स्लैब तो 15 लाख पे लगेगा और 15 लाख पे मान लो 3 लाख स्लैब से टैक्स आ जाता है, मान लो मैंने ऐसे ही निकाल दिया, तो वो प्रोपोर्शनेट कैसे आएगा? तो ये 1 लाख रुपए रामलाल से टैक्स ले लिया जाएगा। अब बाद में मैं ओवरग्राउंड हो जाता हूं, तो इनकम टैक्स वाले मुझसे 15 लाख पे 3 लाख लेंगे और इसका इसको लौटा देंगे, पकड़ भाई तू अपना। तो बोलिए, ये सेक्शन भी समझ आया कि अंडरग्राउंड होने पर जिसको ट्रांसफर की रेवोकेबल, अब चूंकि वो मुझे ढूंढ ही नहीं पा रहे, तो रेवोकेबल अब उससे 15 लाख पे तो ले ही नहीं सकते, उस पे तो उसके शेयर में ही लेंगे, पर उसके शेयर पे अगर स्लैब लगाएंगे तो टैक्स बहुत कम बनेगा। तो उससे प्रोपोर्शनेट लिया कि 15 लाख पे टैक्स अगर 3 लाख बना तो 5 लाख पे कितना, और 1 लाख बना, 1 लाख रुपए रामलाल से टैक्स ले लिया जाएगा। फटाफट बताइए, समझ आया कि नहीं आया?